स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नई सीरीज की शुरुआत है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। एक ही दिन काम करना है, एक दिन की छुट्टी के बाद 2 दिन का वीकेंड की भी है तैयारी, और इस बीच बाजार का मूड माहौल काफी बेहतर होते दिखा है। तो हमारे बाजारों की कैसी चल रहेगी उस पर है नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। दमदार संकेतों के साथ एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौटे हैं। अब उम्मीद यही है कि हमारे मार्केट्स भी ग्लोबल संकेतों के दम पर कदम ताल करते हुए नजर आएंगे और एक बेहतरीन वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। तो दीप, क्या लगता है, उसी तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं, फिर चाहे एशियन मार्केट्स हो या फिर डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स हो, तो अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण रहेंगे जहां नजर रखनी है? ट्रिगर्स के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल हो चुके हैं। 2 दिनों से बढ़िया संकेत है। हमारी छुट्टी थी और हमने देखा उस दिन 325 अंक डाउ दौड़ा था, कल शाम 140 अंक ऊपर रहा। तो 2 दिनों में बढ़िया तेजी रही है। 465 अंक दाव, वहीं 300 अंक 2.5% का उछाल आपने नैस्डैक पर देखा है। बैंकिंग संकट के सुधरने के संकेत यूएस में दिख रहे हैं। बट हमारे बाजारों पर रखिए नजर। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपयार्ड स्टॉक्स और बाकी सारे डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारे बड़े ऑर्डर्स डिफेंस कंपनीज को दिए गए हैं। यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। एक्शन सेबी की तरफ से भी हुआ है। कई सारे बड़े फैसले हैं। कुछ बड़े फैसलों पर हमने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर आपको मोहर लगती हुई दिख सकती है। वही हुआ, हमारी 2-3 एक्सक्लूसिव खबरों पर मोहर लगी है और 2-3 मुद्दे जो हमने उठाए थे उस पर भी सेबी चीफ का बयान आया है। तो यहां से भी बड़े डेवलपमेंट्स रहे हैं और बड़ा डेवलपमेंट लुपिन के लिए है। इनकी परेशानियां खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। यूएस एफडीए ने इनके पीथमपुर यूनिट की जांच की थी, 10 आपत्तियां जारी की गई हैं। तो ये स्टॉक्स भी आज एक्शन में दिख सकते हैं। बट ओवरऑल मूड माहौल अच्छा दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हमारा 17,250 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। ग्लोबल मार्केट्स 2 दिनों से स्टेबल रही हैं। आज सुबह भी अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। तो इन सब के बीच आइए करते हैं ट्रेडिंग डे की शुरुआत, और अनिल जी भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा स्टूडियो में आपको मिस कर रहे हैं, बट आपकी स्ट्रैटेजी और आपके पूरे नजरिए पर है इंतजार। आज का सेटअप बात करना है, नई सीरीज की बात करनी है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, सब बात करनी है। बट आज एक और अहम दिन है सर। FY23 वित्त वर्ष 2023 ये खत्म होने को आ रहा है आज। तो एक थोड़ा रिकैप भी ले लेते हैं, थोड़ा समझ भी लेते हैं। उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले। हम थोड़ा कम गिरे हैं, बट 5% डाउ, उसके सामने 2.25% हमारे बाजार। तो रिटर्न्स के हिसाब से उतना खास नहीं रहा है, बट इवेंट्स के हिसाब से काफी एक्शन पूर्ण रहा है सर। बिल्कुल दीप, गुड मॉर्निंग आपको, नेहा, दोनों को गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात ये कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। मार्केट की लिहाज से तो आज ही से हो रहा है, क्योंकि आज का जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसका सेटलमेंट होगा, वो नए फाइनेंशियल ईयर में गिना जाएगा। तो आपको, पूरी टीम को, हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों को विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में शो करें, तो अगला फाइनेंशियल ईयर आपके लिए भरपूर अप्रेजल्स और क्या क्या कहना चाहिए, प्रमोशन वाला रहे। ये मेरी शुभकामनाएं है, क्योंकि आपका होगा तो शायद थोड़ा बहुत मेरा भी होगा। तो साथ में है। तो चलिए, तो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करने के वक्त हम सारे लोग अच्छे मूड माहौल में हैं। वैसे कहने के लिए कह सकते हैं कि पिछला फाइनेंशियल ईयर कोई खास रहा नहीं। निफ्टी 2% नीचे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी जरूर 10-1% ऊपर बन रहा है। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो नुकसान हुआ है 15% का, वो उसकी मार काफी इन्वेस्टर्स को पड़ी है। स्पेशली आखिरी 6 महीने थोड़े से मुश्किल भरे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जिस माहौल में हम थे और पिछले 2 साल जितने मजबूती के रहे थे, उसको देखते हुए एक कमजोर साल आना कोई खास बड़ी बात नहीं है। स्पेशली जिस तरह के सेटअप में आया है, क्योंकि आप देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता रहा पूरे साल भर। इसके अलावा बैंकिंग संकट जो आया, इतनी ऊंची ब्याज दरें, इतना ऊंचा महंगाई का आंकड़ा, मतलब खराब होने के लिए बहुत कुछ खराब हो सकता था, लेकिन हम बड़ा खराब होने से बच गए। ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुरा रहा है फाइनेंशियल ईयर। ये ठीक ही कहा जाएगा। इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस रही है कंपेरेटिवली। यही माहौल पहले कभी ओवर होता तो भारतीय बाजार काफी कमजोर हो भी सकते थे। सो आई थिंक अच्छा, जो कुछ खराब हुआ है वो भी हमारी अपनी वजह से नहीं हुआ है, अब ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हुआ है। एक भी चीज आप बताएं जिसकी वजह से हमें लगे कि हमारी खराबी है, राइट? तो अगर ग्लोबल मार्केट खराब है तो आप उनका हिस्सा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी उनका साथ देना ही पड़ेगा। सो आई थिंक फिर भी एक सेटिस्फाइड फाइनेंशियल ईयर। 2 साल आपने अच्छा पैसा बनाया, तीसरे साल नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ज्यादा गया नहीं तो भी ठीक है। हाँ, एक जरूर दिक्कत है कि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी ऊंचाइयों से बढ़िया करेक्ट हुए हैं, 30-40-50% तक घटे हैं। वहां पर जो इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनके लिए ये जरूर मुश्किल भरा साल रहा है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ओवरऑल आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें, हमारे हिसाब से देखें,
तो कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। वित्त वर्ष 2022 ठीक ही था, 2023 का सवाल 2023 ठीक ही था। 2024 का जो सवाल है, मुझे लगता है कि पिछले साल से बेहतर साल ये होना चाहिए। इसकी 2-3 वजह हैं कि अनलेस अनटिल कोई नई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जो तो हमें पता नहीं, अदरवाइज रशिया यूक्रेन ये प्रॉब्लम हमें पता है, ऊंची महंगाई दर ये पता है, बढ़ती ब्याज दर ये पता है, बैंकों का प्रॉब्लम ये पता है। सो अब और क्या ऐसा खराब आ सकता है जो हमें नहीं पता। तो उस लिहाज से देखें, और ये सारी प्रॉब्लम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ठीक होंगी। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने मार्केट आपको मौके देगा पैसा लगाने के, दे भी रहा है, और उसका फायदा उठा के आपको अगले जो सेकंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, जो सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 तक का होगा, मुझे लगता है ये साल अच्छा पैसा बना कर देगा। पूरी संभावना है, और उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट करने के, निवेश करने के मौके पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये साल अच्छा रहेगा, आने वाला मौके आपको मिलेंगे। अनिल जी आपको बता ही रहे थे, वेल्थ क्रिएशन वीक के समय भी हमने बात करी थी, पिछले 2-3 दिनों से भी अनिल सर से बात हो ही रही है, मौका वापस आपको बाजार दे रहा है। सर, फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो रहा है, बट नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है, और मार्च सीरीज के उतार चढ़ाव वाले एक्शन के बीच अब नई सीरीज के लिए आपका क्या नजरिया बनता है? अप्रैल की सीरीज कैसी रह सकती है बाजार के लिए? अप्रैल की सीरीज का आउटलुक अच्छा है दीप। वैसे देखा जाए तो 3 सीरीज के बाद चौथी सीरीज आमतौर पर खराब नहीं होती। मेरे ख्याल से पिछली बार शायद 20-25 साल में ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 4 सीरीज नेगेटिव बंद हुई हो। तो अगर आज आप 17,300 के नीचे बंद होते हैं, तो ऐसा रिकॉर्ड होगा कि लगातार चौथी सीरीज में आप नीचे बंद होते दिख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 17,300 पहुंचे ना पहुंचे, 17,200 तो आज हम पहुंच ही जाएंगे। तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे में बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से सीरीज भी ठीक है। हाँ, जितना आप सोचे थे उतनी तेजी नहीं हुई, और उसकी वजह भी सिंपल है। अगर ये अमेरिका का बैंकिंग संकट मार्च सीरीज में नहीं आता, तो मार्च सीरीज में आप अच्छा कर ही लेते थे। वो थोड़ा सा आपका टल के अप्रैल की सीरीज में आया। तो अप्रैल की सीरीज को लेकर मैं थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव लेकर ही चल रहा हूँ, जिसकी बात हम बुधवार को, हाँ बुधवार ही था ना, हाँ गुरुवार को छुट्टी थी, तो बुधवार को हम बात करते थे, मंगलवार को हम बात कर रहे थे कि अब धीमे धीमे बाजार बेस बनाकर ऊपर रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जो इस सीरीज का आउटलुक है, उसमें पहली चीज तो है कि बैंक निफ्टी का रोल ओवर जो हुआ है बहुत ही मजबूत है। 93% रोल ओवर बैंक निफ्टी में काफी लंबे समय बाद हुआ है। यानी कि बैंक निफ्टी को लेकर बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव होता दिखा है। पहली चीज ये। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, और वो ये कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 9% के आसपास आ गई है। यानी कि अब एफआईएस के लिए बहुत ज्यादा बेचने को बचा नहीं है। इसने मुझे ट्विटर पे सवाल भी पूछा था कि क्या जिस तरह से क्रूड एक बार 30-35% नीचे चला गया, क्या एफआईएस की नेट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। नेट शॉर्ट भी हो सकते हैं, होने में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जब आप इन 8-10% की रेंज में आ जाए, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा बनते हैं, बिकवाली के चांसेस कम हो जाते हैं। सो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी थोड़ी ओवरसोल्ड है, वो एक आपके लिए अच्छा संकेत है। अब जहां तक सीरीज का सवाल है, मुझे लगता है 2 ही चीज आपको चाहिए, एक 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग और एक 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में। अब ये दोनों क्लोजिंग जिस दिन मिलती, चाहे वो आज मिले 1-2 दिन बाद मिले, तो आपको एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ जाएंगे। तो 17,200 और 40,000 के बेहद करीब है। आप 100 पॉइंट नीचे हैं बैंक निफ्टी पर, 17,200 से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं, 125 पॉइंट नीचे है। तो अगर एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग 1 या 2 दिन मिल जाती है इसके ऊपर, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन की क्लोजिंग, मजबूत क्लोजिंग मिल जाए, तो आप मान लें कि ऊपर जा सकते हैं। अब 16,900 और 39,000, इन 2 लेवल के नीचे बंद होने पर ही आपको कमजोरी का संकेत आएगा। तो 16,900 के नीचे आपको बंद नहीं होना है, और 39,000 के नीचे बंद नहीं होना है। तो बैंक निफ्टी में तो काफी बड़ा कंफर्ट है। 39,000 यानी कि यहाँ से 900 पॉइंट नीचे है, 16,900 यानी कि यहाँ से करीबन आपके लिए 200 पॉइंट नीचे। क्लोजिंग बेसिस पर आपको ये एक तरह से मान के चलना है कि ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और इस लिहाज से अप्रैल सीरीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दीप, वो मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन रखें और स्टॉप लॉस रखें। इन दोनों के साथ तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। ये बात हम परसों भी कह रहे थे, सोमवार को भी, मंगलवार को भी कह रहे थे, आज भी कह रहा हूँ। डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन एक है, 16,900 के नीचे बंद होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, 40,000 के नीचे बंद होगा बैंक निफ्टी तो एग्जिट कर लूंगा। तब तक उतनी रिस्क को ध्यान में रख के आपको तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। अब टारगेट क्या बन सकते हैं अप्रैल सीरीज के? 17,500 से 17,800 तक की रेंज मिनिमम बन सकती है। उसके बाद देखेंगे ग्लोबल मूड माहौल क्या रहता है। और बैंक निफ्टी में 41,200, 41,500 के आसपास की पोजीशन बन सकती है। बीच में
40,500-700 के आसपास एक हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, उसे पार करके टिक गए तो 41,200 से 41,500 तक की यात्रा बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ कर सकता है। तो थोड़ा मूड माहौल पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है अप्रैल सीरीज के लिए। जी चलिए सर, अच्छी बात है। मूड माहौल नए वित्त वर्ष के लिए भी अच्छा बनते हुए दिख रहा है, नई सीरीज के लिए भी अच्छा बनते हुए दिख रहा है। और ये इंटरेस्टिंग बात कही सर, 3 महीने लगातार जब बाजार गिरते हैं तो चौथा महीना, एक्चुअली 3 महीने लगातार गिरने के बाद चौथा महीना यूजुअली बाजार गिरते नहीं है। आज वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए थोड़ी रैली की जरूरत है, तो आज आ सकती है वो मूव। आई थिंक करीब 1.25% अगर आज मूव आ जाए 17,304 जो लेवल कर रहे हैं, तो फिर हम ये 4 महीने लगातार अवॉइड कर पाएंगे। आज ही नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? आज से पहले तो मतलब मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मार्केट तेज है और आपको और नेहा को ही पूरी क्रेडिट मिलेगी, तेजी आएगी। तो आप लोगों के लिए तो गोल्डन चांस है कि देखिए नहीं है फिर भी मार्केट में हम तेजी करवा के दिखा सकते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत बढ़िया मौका है कि जिस तरह से ग्लोबल रिकवरी आती हुई दिख रही है। अपनी बात भी कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट के लिए बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, उतनी खराबी दिख नहीं रही ग्लोबल मार्केट में भी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही चीज है कि आज शायद क्लोजिंग आप 17,200 के आसपास पहुंच कर करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 9:15 बजे आज आप कहाँ खुल रहे हैं, मुझे क्लोजिंग पर ही फोकस करना है, क्योंकि रेंज के हायर एंड पर है। होता यही है, अभी तक ये होता है कि रेंज के हायर एंड पर आने के बाद आप लगातार थोड़ा किसी न किसी वजह से थोड़ा सा वापस नीचे आ जाते हैं, तो वो नीचे वापस ना आए और क्लोजिंग मजबूत दे दें, वही देखना है। बस अगर अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो फिर आगे के लिए संकेत बढ़िया हो जाएंगे। तो संभावना पूरी है, मतलब पूरा सेटअप है कि बाजार आपको एक बार दे सकता है ब्रेकआउट का मौका, और आज से बढ़िया चांस मिलेगा नहीं। देखिए नई सीरीज है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, सेंटीमेंट खराब भी है, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग बहुत नीचे हैं, मार्केट हल्के हैं, ट्रेडिंग इंटरेस्ट लगभग नहीं के बराबर है लोगों का। ऐसे माहौल में तो आपके लिए बढ़ना इजी होता है, हल्के बाजारों को ऊपर जाने में आसान रहता है। ज्यादा हेवी पोजीशन हो तो बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक तैयार है बाजार जाने के लिए, मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल व्यू यही है कि ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। बस ग्लोबल मार्केट थोड़े खराब ना हो जाए, बस एक वही रिस्क रहती है। जी चलिए, तो एक ग्लोबल बाजार का है, बट आई थिंक ग्लोबल बाजारों में भी स्टेबिलिटी आ गई है, 2-3 दिनों से अच्छे ही दिख रहे हैं सर, और 450 अंक ऊपर डाउ भी है 2 दिन में। तो बताएं सर, फिर आज का सेटअप अगर समझना हो तो संकेत क्या कह रहे हैं आज के लिए? संकेत अच्छे हैं दीप, और सबसे बड़ी बात ग्लोबल संकेतों की जो आपने बात की वो बहुत ही मजबूत है। आप देखिए 2 दिन में 500 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ की बड़ी काम की है। डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है, बॉन्ड यील्ड्स लगभग आपके सेट हैं। सो आई थिंक ये सारे संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि बाजार मजबूत बन सकते हैं। तो ग्लोबल संकेत आज आपके लिए पॉजिटिव साइड पर है। फॉर चेंज फिर से एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर आए हैं। घरेलू फंड्स ने भी खरीदारी अपनी बरकरार रखी है, पॉजिटिव है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, और ट्रेंड अभी नेगेटिव है। थोड़ा ट्रेंड बदलने के लिए, न्यूट्रल ट्रेंड नेगेटिव है, उसको न्यूट्रल करने के लिए 1-2 अच्छी मजबूत क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ऐसा होगा। जहां तक सपोर्ट्स का सवाल है, एक ही सपोर्ट जोन है 16,925, 17,000 निफ्टी के लिए। ये आज मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में अगर गलती से आएगा तो नहीं, आज तो नहीं आएगा, बट आए तो बिना किसी झिझक के खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 2 सेशन में जब खराब सेंटीमेंट में आ रहा था तब भी हम यही बात करते कि इस रेंज में बिना झिझक के खरीदारी कीजिए, और वही स्ट्रेटजी आज भी रहेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,150, 17,200 इस रेंज में खुलेंगे, और फिर देखेंगे कि कितनी मजबूती और बन पाती है। पार करके निकले तो 17,250 और 17,325 प्रॉफिट बुकिंग करने की, बिक्वाली करने की एक रेंज बन सकती है, अगर आप करना चाहें तो, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहें। बैंक निफ्टी 39,625, 39,775, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में ही आने पर खरीदारी कर लेनी है, नीचे की रेंज का इंतजार नहीं करना है। लेकिन फॉर चेंज एक एकेडमिक पर्पज के लिए 39,375, 39,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप मानकर चल सकते हैं, और यहाँ पर आप खरीदारी जरूर करें आज या इस अगले हफ्ते कभी भी मौका मिले तो। ऊपर की तरफ 40,075, 40,200 इस रेंज में तो हम पहुंचेंगे आज। इसके बाद देखेंगे कितनी और मजबूती बनती है। 40,350, 40,500 बैंक निफ्टी का अगला टारगेट होगा, लेकिन ये फाइनल टारगेट नहीं होगा, अगला टारगेट होगा। और बैंक निफ्टी जिस दिन 40,500 के ऊपर निकलेगा दीप, उस दिन हम ट्रेंड को पॉजिटिव बदल के न्यूट्रल कर देंगे बैंक निफ्टी का। और निफ्टी के लिए जिस दिन 17,325 के ऊपर बंद होगा, हम ट्रेंड को न्यूट्रल कर देंगे। जी दशरथ सर, तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आ गए, और इस सीरीज के हिसाब से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, दोनों तरफ चेंज भी हो सकता है, वो भी अनिल जी ने आपको दे दिए हैं।
एफआईएस की पोजीशन की तो सर बात कर दी, बाकी जो संकेत हैं सीरीज की शुरुआत में पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है, विक्स तो खैर कंफर्टेबल है ही, बाकी सारे संकेत कंफर्टेबल है दीप। और एक चीज और समझिए, देखिए 10% विक्स डाउन है, ठीक है, 14 के नीचे 13.60 के आसपास है। यहाँ पर ऑप्शन राइटर फंस सकता है, ये ध्यान में रखिए। और स्पेशली जो कॉल ऑप्शंस राइट करना चाहते हैं, अनलेस कि आपको प्रीमियम मजबूत मिल रही है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि सीरीज की शुरुआत में आपको लगता है कि ठीक है ना, अच्छी प्रीमियम मिल रही है, कॉल बेचने में क्या हर्ज है, लेकिन लो वॉलेटिलिटी पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप ऑप्शन राइट करें तब भी सेफ्टी के साथ करें और सोच समझ के करें कि कौन सा ऑप्शन राइट करना चाहिए। बाकी डेटा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए आपको स्टॉप लॉस दे दूं। जो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस एक ही रखना है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 16,900, इसी से आपका काम चल जाएगा। और बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस रखिए, 39,500, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर 17,225 का निकल कर आता है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर जो पिछले हफ्ते हमने एक बार 40,200 को अटेम्प्ट किया था, मार्च के महीने का हाई बैंक निफ्टी का 40,200 है, तो 40,200 इंट्राडे होता है। क्लोजिंग आपकी मर्जी है तो 40,000 का लगा ले, मर्जी है तो 40,200 का लगा ले, दोनों में से कोई ना कोई एक रखना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के ये स्टॉप लॉसेस है जी। ओके, ये तो रहे आपके लिए स्टॉप लॉसेस। अब नई पोजीशंस पर आते हैं सर, क्या करना है आज के लिए? खरीदना है। आज का स्टॉप लॉस आपका 17,000 का है निफ्टी का। ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे वो 17,150 और 17,200 के बनेंगे। 17,250, 17,275 मीडियम टारगेट है और 17,300, 325 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर मौका देख सकते हैं टुकड़ों में शॉर्ट करने का। पहला शॉर्ट करने का लेवल 17,200 के आसपास का होता है और दूसरा 17,300 के आसपास का। अगर आप इस रेंज में करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, 17,350 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। और टारगेट जो बनेंगे 17,150, 17,102 छोटे टारगेट है, 17,075, 17,050 और 17,000 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली भी। तो दोनों तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है एक बार आप ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर आकर थोड़ा सा रुक भी सकते हैं। दीप अच्छा होता है अगर शायद कल छुट्टी नहीं होती तो कल हम एक अच्छी बढ़त बना पाते थे, एक्सपायरी भी कल रहती, तो उस हिसाब से आज आपके लिए ट्रेडिंग रेंज के बाहर निकलने का एक बढ़िया मौका बन जाता था, है ना। लगातार तीसरे दिन तेजी का माहौल रहता था, लेकिन चूंकि अब कई बार ये होता है ना कि जब एक दिन छुट्टी होती है, ग्लोबल खराब होते तो हम उससे गिरावट से भी बच जाते हैं। तो आज थोड़ा सा उस हिसाब से नुकसान है कि बढ़ने से उतना बढ़त नहीं होगी जितना अदरवाइज हो सकती थी 2 दिनों की। तो फिर भी ठीक है, 17,200 तक तो पहुंचनी चाहिए, फिर देखते हैं। चलिए, तो 17,200 तो एक लेवल है जो पहुंचना ही चाहिए, उसके बाद देखते हैं बाजार की चाल कैसी रहेगी और मूव भी अच्छी है। बैंक निफ्टी पर सर? बैंक निफ्टी खरीदना है 39,600, ये बुधवार का लो है एक्सपायरी के दिन का, वो एक तरह से आपका स्टॉप लॉस हो गया। और ऊपर जो टारगेट बनेंगे 40,000 और 40,075 दो छोटे टारगेट हैं, 40,200 का मीडियम टारगेट है, 40,350 और 40,500 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अगर आप बेचने ही चाहते हैं तो 40,350 से 40,500 की रेंज में एक बार बैंक निफ्टी बेचने का मौका देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर का रहेगा 40,700 का, उससे पहले ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं। तो अगर बेचना चाहते हैं तो 40,700 के स्टॉप लॉस के साथ बेचें और उनके जो टारगेट बनेगा वो 40,200 और 40,075 दो छोटे टारगेट हैं, 40,000, 39,900 दो मीडियम टारगेट हैं, 39,775 से 39,700 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ओके, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, मौके आपको मिल सकते हैं। नई सीरीज है तो बैन में तो ऑब्वियसली कोई स्टॉक नहीं होगा। थोड़ा डेटा भी टच कर लें, हालांकि आप कहते हैं सर एक्सपायरी पर डेटा उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, बट 2 दिनों से एटलीस्ट एफआईएस की सेलिंग तो बंद हो गई है। बिल्कुल डेटा ठीक है, मतलब और कल स्पेशली खरीदारी के जो डेटा है वो काफी मजबूत है और बढ़िया। बुधवार के जो डेटा है एक्सपायरी के दिन के कैश के तो डेटा काफी मजबूत कहे जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि इतनी बढ़िया खरीदारी बड़े लंबे समय बाद देखिए। 1245 करोड़ के साथ में लोकल फंड्स ने भी खरीदा, दोनों मिलकर खरीद रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और दूसरा सवाल जहां तक इंडेक्स फ्यूचर्स का है, वो तो खैर शॉर्ट कवरिंग ही है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग है। तो ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे और मजबूत डेटा माने जाएंगे। तो डेटा तो अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। अब देखते हैं नई सीरीज में किस तरह का रुख बदलता है। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के लिहाज से?
लेवल में दी 17,000 आपके लिए बेस हो गया। 17,000 पे जो 6 अप्रैल को अब एक्सपायरी होगी उसी दिन आरबीआई की पॉलिसी भी है, वहां पर 75 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो आपके लिए बेस हो गया। तो 17,000 आज के लिए बेस का काम करेगा। ऊपर में 17,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और हो सकता है हम उसके पार ही खुले। 17,200 225 के पार खुल के टिके तो थोड़ी खाली एक ही दिक्कत है दीप कि अगर ये काम है ना एक्सपायरी तक हो जाता ना तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाता था, क्योंकि एक्सपायरी बुधवार को हो चुकी है, काफी कुछ ऑप्शंस की पोजीशन खत्म हो गई, इसलिए आज आपको ऊपर बढ़ने के लिए फ्रेश खरीदारी चाहिए, है ना। खाली शॉर्ट कवरिंग से सहारा नहीं चलेगा, इतने शॉर्ट है नहीं कि शॉर्ट कवरिंग बहुत हो। सो एफआईज ने जो बुधवार और मंगलवार को खरीदने की कोशिश की है कैश में, आज वो कोशिश सिर्फ एक्सपायरी की वजह से खरीदने वाली कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली उनका मन बदलना चाहिए कि ग्लोबल मूड माहौल ठीक हुआ है तो हमें आकर अब खरीदना है। तो आज रियल बाइंग पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि अगर अच्छी फॉलो अप बाइंग आती है तो बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऊपर के लिए डेटा को ऐसे खास रुकावट के लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई डेटा है नहीं, क्योंकि पोजीशन सीरीज की शुरुआत में काफी कम है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी के लिए लेवल 39,500 डेफिनेटली वो मजबूत सपोर्ट है। 40,000 के ऊपर निकल कर ट्रेड करेंगे तो थोड़ी सी और मजबूती बनती दिखेगी। ज्यादा डेटा बैंक निफ्टी की सीरीज की शुरुआत में है नहीं, इग्नोर। ओके, अंडरस्टूड सर। सीरीज की शुरुआत है, कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, बट अच्छा सेटअप है जैसा अनिल जी ने समझाया, सीरीज के लिए भी और इस वित्त वर्ष के लिए भी। अच्छे मूड में अनिल जी आप भी दिख रहे हैं सर श्रीनगर में आज। हाँ बिल्कुल, लंबा वीकेंड, मतलब लंबा वीकेंड तो नहीं है, मैंने बना लिया एक्चुअली, और छुट्टियों का माहौल बहुत है एक्चुअली। मैंने एक चीज नोटिस की है, इतने 32-33 साल के अनुभव के बाद एक रिसर्च की है मैंने, आप कहें तो मैं आपके सामने रखूं, आपके भी आगे बहुत काम आएगी। जी सर, प्लीज प्लीज। सबसे बढ़िया समय छुट्टियां लेने का अप्रैल का महीना होता है। अच्छा, क्यों सर? हाँ, क्योंकि अप्रैल के महीने में मैक्सिमम छुट्टियां आती है, जो होते हैं मार्केट सबसे ज्यादा बंद होते हैं। रिस्क एक ही है, खतरा एक ही, वो भी बता दूं मैं आपको जी। अप्रैल के महीने में अप्रेजल होते हैं, उस समय अगर बहुत को ये नहीं लगना चाहिए बहुत छुट्टियां देता है। तो अगर ये रिस्क ना हो तो सबसे बढ़िया समय अप्रैल का महीना है कि आप आराम से छुट्टियां, कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 ट्रेडिंग हॉलीडेज अप्रैल के महीने में, यानी कि अगर आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना लें सैटरडे संडे वाला, लॉन्ग वीकेंड वाला, तो एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बस इस बार पहली बार ही कश्मीर आया हूँ और उतरते ही समझ में आ गया कि क्यों कश्मीर को मतलब दुनिया में वो जन्नत कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, वाकई में उतना खूबसूरत है। बाकी तो अगर एक्सप्लोर करूंगा तो चलिए सर, एंजॉय करिए, वेल डिजर्व्ड टाइम ऑफ है अनिल जी आपका, और ये ट्रिक बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अप्रैल में फ़ायदा उठाइए, अगले हफ्ते तो ऑफकोर्स 2 और मार्केट हॉलीडेज होंगी। बस बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आज मार्केट स्ट्रैटेजी समझाने के लिए आज का। थैंक यू सर, और एंजॉय करें अपना वीकेंड। आइए फिर बात करते हैं हमारी टीम के साथ। वैसे छुट्टी एक दिन की थी, पर खबरें ऐसी आई हैं कि पूरे हफ्ते की खबरें एक साथ आपको बताने के लिए तैयार है हमारी टीम। अरमान, वरुण और साथ ही आशीष है हमारे साथ। राउंड 1 की करते हैं शुरुआत। अरमान बताएं ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? जी, राउंड 1 में ट्रिगर्स में ही पूरा एक राउंड निकल जाएगा, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, जो 90 डेज का जो उनका लॉक इन है 50% का, वो खत्मता हुआ दिखेगा। अजंता फार्मा, जहां पे बायबैक जो है वो शुरू हो जाएगा। वेल्सपन इंटरप्राइजेस, यहाँ पर बायबैक बंद हो जाएगा। सारे F&O स्टॉक्स के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो नई स्ट्राइक प्राइसेस हैं, नई स्ट्राइक्स हैं, वो इंट्रोड्यूस होंगी। और सरकार जो है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो अनवेल करने वाली है। IPL आज से शुरू होने वाला है और आज से ये सारी कंपनियां जो है डीलिस्ट होंगी, जिसमें आप माइंट्री देखेंगे जो लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक के साथ मर्ज हुई है, GMC प्रोजेक्ट है, जिंदाल स्टेनलेस हिसार है, AR कमर्शियल कंपनी है और SORIL इंफ्रा रिसोर्सेज है जो कि अगर आप देखेंगे डिजिटल के साथ मर्ज हुई है। एक्स डेट है इंद्रप्रस्थ गैस में, जहाँ पे इंटरमिट डिविडेंड है 10 का, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स का डीमर्जर है उसके लिए भी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में भी आ जाएगी और BSE इंडाइसेस में चेंज होते हुए दिखेंगे आपको। BSE 500 में शिपिंग कॉर्पोरेशन बाहर आ जाएगा और NMDC उसमें ऐड हो जाएगा। वहीं BSE स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर आप बात करें तो वहाँ से शिपिंग कॉर्पोरेशन बाहर हो जाएगा। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की बात करें तो गोदावरी पावर एंड इस्पात, जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए जो है वो डेट है। और ग्लोबल के हिसाब से UK का Q4 का GDP का डेटा और यूरोप का CPI का मार्च महीने का डेटा भी आएगा।
ऑलराइट, चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों के ट्रिगर्स अरमान ने रख दिए हैं आपके सामने। लेकिन बढ़ते हैं आगे वरुण की तरफ। वरुण, बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? काफ़ी सारे स्टॉक्स है। सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखेगा। वैसे भी 1 तारीख से अब वो नेचुरल गैस की कीमतें क्या तय होती है उसके ऊपर नज़र रखनी है। लेकिन इसके अलावा PNGRB ने यूनिफाइड टैरिफ जो है उसको तय कर दिया है। 73.93 रुपीज़ पर MMBTU पे इसको तय किया गया है। वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के तहत, और नई दरें जो है 1 अप्रैल से लागू होगी। जी एंटरटेनमेंट कंपनी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट करार जो है वो कर लिया है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कंपनी का कहना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड को कुछ क्रेडिट फैसिलिटी जो है उसकी मंजूरी दी थी, जो DSRA सपोर्ट और कंपनी द्वारा अंडरटेकिंग द्वारा सिक्योर्ड की गई थी। तो कहीं ना कहीं उसका सेटलमेंट जो है वो अब किया गया है। ल्यूपिन USFDA ने इस कंपनी की जो पीतमपुरा यूनिट है उसमें जांच की है और फॉर्म 483 जारी किया है। कुल 10 आपत्तियां हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीतमपुरा यूनिट को 2 आपत्तियां मिली गई है, इस तरह की जानकारी आई है। और 21 से 29 मार्च के बीच में जो है ये जांच की गई है। अब HUL पे नजर रखेगा, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऐसे सजेस्ट कर रही है कि कंपनी ने डिटर्जेंट और डिश वॉश सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स के दाम जो है उनको घटाया है और वजन बढ़ाया है, यानी कि दोहरी मार पड़ने वाली है। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड जो है 1 लीटर का, उसकी कीमतें 220 से घटा के 199 की है। सर्फ एक्सेल जो इजी वॉश लिक्विड है उसकी कीमतें 205 से घटा के 190। विम लिक्विड के दाम जो है वो भी घटाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं विम, रिन, सर्फ एक्सेल सबके दाम घटाए गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। नेस्ले, क्योंकि खबर है कि पेरेंट कंपनी जो है वो इंडिया कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास चिंग्स सीक्रेट का पोर्टफोलियो है, उनके लिए फाइनल बिडर जो है वो बन के उभरे। इस तरह की खबरें जो है वो आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी को कुल 8,194 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ऑर्डर्स के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। रक्षा मंत्रालय के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके करीब 10 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हैं। इसके अलावा करीब नौसेना के साथ भी इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो कुल मिला के 8,000 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन्होंने साइन किए हैं। तो उसके चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे नजर रखेगा। ओके, चलिए, तो वरुण ने 1 सेट ऑफ स्टॉक्स एंड न्यूज तो रख दिया आपके सामने। बैक टू अरमान, बताइए आपके पास सेकंड लिस्ट कौन सी है? जी, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स में यहीं पर ही फोकस है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भारतीय नौसेना के लिए 11 अगली पीढ़ी के, अगर आप देखें, जहाज और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाज, वहां के लगभग कुल मिला के जो ऑर्डर देखेंगे 19,600 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। जिसमें गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिच की बात करें तो उनको लगभग 9,800 करोड़ के आसपास है, और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो वहां पर उनको 9,800 करोड़ के लिए करार होता हुआ दिखा है। भारत डायनामिक्स, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भारतीय सेना के लिए बेहतर जो आकाश वेपन सिस्टम है और 12 हथियारों का को पता लगाने वाले रडार, उसके लिए इनको यहाँ पर जो है ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिखे। लगभग 9,100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर ITAT बेंगलोर के आदेश के अनुसार इनकम टैक्स इनको रिफंड मिला है, जो कि असेसमेंट ईयर 14 और असेसमेंट ईयर 15 के लिए जो है इनको इनकम टैक्स रिफंड, जो कि अगर आप कुल देखेंगे 790 करोड़ का जो है रिफंड है। टाटा पावर, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी टाटा पावर सोलर सिस्टम को लगभग 1750 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, और उसी के साथ साथ आप प्रवीण सिन्हा जो हैं वो दोबारा 4 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। और अब बात करें अंत में बंधन बैंक की, यहाँ पर स्विस चैलेंज मेथड के तहत कंपनी को लगभग 2,600 करोड़ के आसपास के रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और 2,316 करोड़ के NPA पोर्टफोलियो को ARC को बेचा है। चलिए, तो ये तो वो कुछ और खबरें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर आज खासा एक्शन दिखेगा। लेकिन खबरें यहाँ पर खत्म नहीं होती हैं। वापस हम लौटेंगे वरुण के पास, जो बताएंगे कि और कौन कौन सी खबरें जिनके दम पर एक्शन दिखेगा। वरुण, तो रोज एक स्टॉक के लिए खबर आती है और वो है GR इंफ्रा। रोज ये ऑर्डर जीतते हैं। अब एक खबर आई है कि करीब 848 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर जो है ये घोषित हो चुके हैं। साथ ही साथ 29 मार्च को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 4 प्रोजेक्ट्स के लिए इनको LOA मिला था। प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट 3,713 करोड़ के आसपास थी। सैनोफी इंडिया, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि सैनोफी जो है पेरेंट कंपनी ने भारत के कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार को डीमर्ज करके लिस्ट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। तो इसके चलते स्टॉक को रडार पर रखेगा। ऑरबिंदो फार्मा, इस कंपनी को कुछ प्रोडक्ट्स के डेवलप और मार्केटिंग के लिए UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है MPP, उनसे मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। तो इसके चलते नजर रखेगा। एलेम्बिक फार्मा, USFDA से एक दवा के लिए इस कंपनी को अप्रूवल मिला है। दवा का कुल मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो 9.7 करोड़ डॉलर के आसपास का है। महाराष्ट्र सीमलेस पे नजर रखेगा। कंपनी को ONGC से पाइप सप्लाई के लिए 537 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं।
और कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पे बीएमसी ने कंपनी को शो कॉस्ट नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। मुंबई में आपली चिकित्सा सेंटर्स की ठीक से नहीं चलाने की वजह से ये नोटिस जो है वो इस कंपनी को दिया गया है। तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरह से कि डिफेंस क्षेत्रों की कंपनी के अलावा फार्मा स्पेस है, आज वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। हेल्थ केयर फार्मा स्पेस है, इससे भी जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं। अरमान, बैक टू यू, बताइए और क्या खबरें हैं आपके पास? जी, सिरका पेंट्स जहां पे 1:1 बोनस शेयर्स का ऐलान किया गया है और अगर आप रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो 11 मई है। आयन एक्सचेंज जहां पर मौजूदा शेयर के विभाजन के लिए, मतलब अगर आप स्प्लिट के लिए 20 अप्रैल को कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। आईओसी यहां पर ध्यान रखिएगा कि तेल आयात बढ़ाने के लिए रूस की रोजनेफ्ट के साथ करार है और लेन देन के लिए स्थानीय करेंसी का इस्तेमाल भी यहां पर संभव है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर कोयला मंत्रालय ने अपनी कंपनी का, अगर आप देखेंगे, उनको प्रीफर्ड बीडर जो है वो घोषित किया है। और किस चीज़ के लिए? जहां पे छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में जो कोयला खदानें हैं उसके लिए वो प्रीफर्ड बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर ध्यान रखिएगा क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार के डीमर्ज के लिए 2 मई को बोर्ड बैठक है और उसी के साथ साथ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के अधिकरण के लिए कंपनी और एसीआरए के रेजोल्यूशन को एनसीएलटी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और इसके चलते जो देखेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ने 600 करोड़ के जो है मूल्य के शेयर अलॉट किए हैं। और अंत में बात करें न्यूरेका और मेडिक्योर की, जहां पर सरकार ने 5 जांच उपकरणों के दाम पर कैपिंग की है, जिसमें आप पल्स ऑक्सीमीटर देख लीजिए, ब्लड प्रेशर मशीन देख लीजिए और आदि कई सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जहां पर वे कैपिंग करते हुए दिखे हैं। और अगर आप ये देखेंगे ये जो नई जो दरें हैं ये अगर आप देखें तो 30 जून 2023 ये अगले आदेश तक लागू रही। और आखिरी सेट ऑफ स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट के लिए हम वापस लौटते हैं वरुण के पास। वरुण, लास्ट सेट और इसमें भी एक बार फिर से फार्मा कंपनी से शुरुआत करूंगा। जाइडस लाइफ पे नजर रखिएगा। कंपनी के लिए एक अच्छी खबर आई है कि एनपीपीए ने 52 mg लेवोन ऑर्गेस्ट्रियल के हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का जो दाम है वो तय कर दिया है। तो उसके चलते आज ये स्टॉक जो है वो फोकस में रहेगा। 1 अप्रैल से जो नए दाम है वो लागू होने वाले हैं। इसके अलावा मनाली पेट्रो, इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है कि चीन और थाईलैंड के फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलियोल का जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। मनाली पेट्रो ने डीजीटीआर में अर्जी दी थी तो उसके चलते ये जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। अब कुछ प्रमोटर एक्शन, जहां पे शोभा लिमिटेड में प्रमोटर्स ने 0.05% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई है। ओपन मार्केट से 28 मार्च को ये हिस्सेदारी जो है वो खरीदी गई है। बल्क डील में मैक्स फाइनेंशियल है जहाँ पे मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट ने 30 लाख शेयर बेचे हैं 606 रुपये 60 पैसे के भाव पे। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 20 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। और क्वेस्कॉप, आपको याद होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में बड़े डील्स देखने मिले थे। स्मॉल वर्ल्ड फंड ने करीब 28.46 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 13.49 लाख शेयर बेचे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 11.36 लाख शेयर जो है वो इसमें बेचे हैं। तो कुल साइज जो 205 करोड़ का था खरीदने वाले में फेयरब्रिज कैपिटल मॉरिशस, माफ कीजिएगा, इन्होंने भी बेचे हैं करीब 66 लाख शेयर्स। तो काफ़ी बड़ी बिकवाली आपको याद होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्वेस्कॉप में हुई थी। तो बहुत सारा खबरें हैं। पूरे हफ्ते की न्यूज़ आपके सामने आ गई है और अभी वीकेंड आना बाकी है। आइए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं, आज करते हैं शुरुआत इसकी एफआईआर आशीष के साथ। मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज जो है सभी डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शुरुआत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करता हूं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 92 की क्लोजिंग है, 119 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। वही जेफरीज अगर आप देखें तो बुलिश है, स्टॉक के ऊपर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 125 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। मान रहे कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का बजट है इसमें पिछले साल के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर बुलिश इसके लिए भी है क्योंकि 50,000 करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है जिसके चलते यहाँ पर अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। यहाँ पर नजर रखेंगे। वेदांता यहाँ पर भी नजर रखनी है। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य 335 से घटाकर 265 कर दिया। 282 की क्लोजिंग है, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं अब न्यूट्रल की रेटिंग के साथ। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट यहाँ पर जेफरीज की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी की राय के साथ। 720 की क्लोजिंग है, 900 रुपए का ऊंचा टारगेट दिया है और मान रहे कि कस्टमर का बड़ा बेस है इनके पास और अच्छे मार्केट शेयर गेन्स भी आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। अभी एनआईएम संकेत दे रहे कि बॉटम आउट हो जाएंगे लेकिन आगे भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। FY 24 से लेकर 26 के बीच में यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। साथ में वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 26 टाइम्स है FY 25 EPS के चलते
जिसके चलते वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, खरीदारी की राय दे रहे। कवरेज की शुरुआत की है 900 रुपए के टारगेट्स के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2235 की क्लोजिंग है, 2850 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये तो रही कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? पांचों आईटी स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखनी है, क्योंकि मैक्वायरी की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, जहां पर ये कहा गया है कि पूरा अगला जो 2023 साल है वो यहाँ पर अच्छा देखने को मिल सकता है। डबल डिजिट ग्रोथ अगले 3 से 5 साल तक आपको देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आप देखें यहाँ पर इन्फोसिस पर इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में 70 रुपए की बढ़ोतरी की है, 1700 से बढ़ाकर 1770 कर दिया है। लेकिन खास बात है कि स्टॉक अगर आप देखें तो अभी भी काफी नीचे स्तरों पर, तो अपसाइड अच्छी पोटेंशियल नजर आ रही है। HCL टेक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य 1520 से बढ़ाकर 1580 कर दिया। TCS पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य इन्होंने 4580 से घटाकर 4510 कर दिया है। टेक महिंद्रा पर भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1120 से घटाकर 1090 कर दिया है, 1081 की क्लोजिंग है। विप्रो पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 530 से घटाकर 470 करीब 360 की क्लोजिंग है। और अंत में एम्फेसिस, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले दिनों में गिरावट काफी ज्यादा आपको देखने को मिली है, यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1880 से घटाकर 1640 कर दिया है। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है, क्योंकि 1718 की क्लोजिंग है। ओके, तो सारी रिपोर्ट्स, सारी खबरें आपके सामने हैं। नई सीरीज की शुरुआत है, हमारे मेहमान भी हैं तैयार। आइए करते हैं सबका स्वागत पिक ऑफ द सीरीज के साथ। बंसल जी, सुमित जी और साथ ही पालविया साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। बंसल जी, आपसे करेंगे शुरुआत। सर बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। दीपांशु, मैं पिक ऑफ द सीरीज दूं उससे पहले मेरा एक ऑब्जेक्शन है वरुण की स्टेटमेंट पर, जो वरुण ने अभी कवर करा था ना कि लीवर ने प्राइस कम करें और साइज बढ़ाया, कहा है कि दोहरी मार पड़ रही है। तो दीपांशु, ये तो एक ऐतिहासिक इवेंट है। देखिए, बचपन से इतने बड़े हो गए, आज तक गुलाब जामुन समोसों के साइज कम और दाम बढ़ते हुए देखे हैं। पहली बार किसी कंपनी ने दाम कम करे और साइज बढ़ाया है। तो दीपांशु, इस चीज को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरी एफएमसीजी कंपनीज भी मोटिवेट हो। तो हर चीज को शेयर होल्डर की नजर से नहीं देखना चाहिए, कभी एज अ कंज्यूमर भी देखना चाहिए। और मैंने दीपांशु इसको इन डिटेल पढ़ा है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं और पिछले 2 साल से ये सारी कंपनीज जो है ना दाम बढ़ा रही थी और साइज कम कर रही थी। तो मेरी तो समझ से दीपांशु आपको मतलब कि लीवर के मैनेजमेंट को बुलाना चाहिए और उनको देखा देखी दूसरी कंपनीज भी, जो मैरिको, डाबर है, वो भी दाम कम करें और साइज बढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं है कि दोहरी मार पड़ी है, कंज्यूमर के लिए तो बेटर है। नहीं, तो इसमें आपका ऑब्जेक्शन क्या है बंसल जी? अब हमारे लिए तो अच्छी खबर है। ऑब्जेक्शन ये है कि वरुण ने ज्यादा खुशी से खबर नहीं बताई। नहीं, वरुण ने बोला दोहरी मार पड़ी है। दोहरी मार क्या पड़ी है? देखिए, ऐसा हम लोगों के नजरिए से देखना चाहिए, कंपनी के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मतलब कि कैमरे के उस साइड बैठे हैं, बट कैमरे के इधर वाले लोगों की तरफ का सोचना चाहिए ना। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया दोहरी मार पड़ी है, उस पे ऑब्जेक्शन है। दीप स्टॉक्स न्यूज दे रहा था, कंज्यूमर व्यूज नहीं दे रहा था। एक्चुअली बंसल जी, वरुण ना पहले एफएमसीजी एनालिस्ट, अभी भी एफएमसीजी ट्रैक करते हैं, तो वो कंपनी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, कंज्यूमर का उनका फोकस नहीं है। बट हाँ, बात सही है, हमारे लिए अच्छी खबर है कि प्राइस कट्स आ रहे हैं। अब आशा है कि इससे इन्फ्लेशन में भी राहत मिलेगी। राइट, सही से बातें मिलेगी। और ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि हम लंबे समय से ही कह रहे थे कि पाम तेल के दाम गिर रहे हैं, अब इम्पैक्ट होगा, अब इम्पैक्ट होगा। देख लीजिए इम्पैक्ट होगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि एक्चुअल अक्सर ये करता नहीं है, कोई कंपनी ऐसे नहीं करती कि आप दाम भी घटा दो और वजन भी बढ़ा दो। बट दिस इज वेरी गुड फॉर कंज्यूमर्स। तो एक नया ट्रेंड हो रहा है, इसके बारे में वरुण थोड़ी और रिसर्च भी आप हमें बताएं। बताएं बंसल जी, सर आपकी पिक ऑफ द सीरीज। एक चीज ऐड करूंगा वरुण, देखिए दिल पे मत लें। आप ये सोचें कि देखिए आपको कितने गौर से हम लोग और बाकी लोग सुनते हैं, तभी तो कुछ निकाल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिग बॉस अनिल जी भी इस समय जी बिजनेस देख रहे हैं, जी बिजनेस पे नहीं है। तो वो बोल रहे हैं आपकी मतलब की सेहत के मद्देनजर रखते हुए ना गुलाब जामुन का साइज कम करा जा रहा है। तो देखिए वरुण, अनिल जी जी बिजनेस पे ना होते हुए भी जी बिजनेस देख रहे हैं, तो एक तो मोटिवेशन भी हो रहा है और दूसरी तरफ से घबराहट भी होती है कि भैया आज वो कुणाल जी नहीं है, तो जिम्मेवारी डबल है। और अनिल जी भी जी बिजनेस और फायरिंग लाइन पर तो आप ही हैं बंसल जी, तो देख लीजिए सर। अच्छा, जोक्स अपार्ट दीपांशु, मेरा जो पिक ऑफ द सीरीज है वो है अपोलो हॉस्पिटल। एक तो वागले जी ने रिकमेंड करा था और एक दो हमारे को पैनलिस्ट उन्होंने भी बड़ा जोर से रिकमेंड करा है। और दीपांशु, मुझे लगता है बहुत एक बड़ा अपमूव अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए सोशल साइट्स पर वो डेथ क्रॉस ओवर और पता नहीं कौन कौन से मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स की बात करते हैं।
तो जितने भी डेथ क्रॉसओवर और दूसरी एवरेजेस है सब मर्ज हो रही है और अपोलो हॉस्पिटल एक बड़ी तेजी का अप्रैल सीरीज का प्रबल दावेदार है। 4360 के अराउंड चल रहा है। 4200 4200 का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। 4700 के टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल है पिक ऑफ द सीरीज। ओके तो नई सीरीज की पिक जबरदस्त अपोलो हॉस्पिटल 4700 तक का टारगेट इस सीरीज में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉप लॉस 4200 के पास बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। राकेश जी की पिक ऑफ द सीरीज। बढ़ते हैं आगे सुमित जी की तरफ। सुमित जी मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द सीरीज कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। वेल, पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे मेरे पास जो स्टॉक है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ पे पॉज मिलना चाहिए सेलिंग प्रेशर को और यहाँ से एक पुल बैक और बाउंस बैक की शुरुआत होनी चाहिए और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ M&M लेना चाहिए। 1140-1144 के आसपास का इसका भाव है। M&M के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1120 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1120 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1180 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1220 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो इस महीने के लिए, सीरीज के लिए M&M पे नजर रखना है, डिप में खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है 1120 के स्टॉप लॉस से 1180 और 1220 के टारगेट्स के लिए। ओके, M&M इस पर रखिए नजर। पिछली सीरीज में थोड़ा करेक्शन था बट अब वापस तेजी के लिए तैयार हो रहा है। पालविया साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिक ऑफ द सीरीज जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं और सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सीमेंट स्पेस और उसमें हमें लगता है जेके सीमेंट पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जेके सीमेंट में अगर हम टेक्निकल सेटअप भी देखें तो ऑलमोस्ट 6 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है और जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप कैरी हुए हैं, रोल ओवर एक्शन भी यहाँ पे प्रॉमिसिंग है। हमें लग रहा है जेके सीमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा अप्रैल सीरीज में। 3100 से लेके 3150 तक के अपसाइड हमें लगता है ये स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से अगर कोई डिप मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 2900 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे और टारगेट होंगे इसके करीब 3100 से 3150 तक के। तो अप्रैल सीरीज के लिए राजेश पालविया जी को पसंद है जेके सीमेंट। 3100 से 3150 तक का टारगेट बनता दिख रहा है। डिप्स पर खरीदारी बनती है डेफिनेटली और 2900 का स्टॉप लॉस यहां जरूर लगा ले। सचिन जी अब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी पिक ऑफ द सीरीज कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से सीमेंट स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस था, जिस तरीके से वोलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बरकरार थी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट पे ही दाव लगाना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बट उसमें से मुझे लग रहा है दालमिया भारत का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन रहा है। पिछले 3 महीनों से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छी रेंज में अपने आप को ऑस्सिलेट किया है। लगभग अराउंड 1700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना था एंड 1900 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वापस वीकली चार्ट पे ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसका वीकली पॉजिटिव क्रॉसओवर है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है पिछले 2 हफ्तों से ये आई थिंक कंटिन्यूड रहना चाहिए। एंड अप्रैल सीरीज में लगभग अराउंड 2180 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1780 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2180-2200 तक अवेलेबल होगा इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो सीमेंट स्टॉक्स पर रखिए नजर। पिछले 2-3 दिनों से सीरीज की एक्सपायरी से पहले ही सीमेंट में हमने एक अच्छी मूव देखी थी और आज 2 सीमेंट बैक टू बैक पिक ऑफ द सीरीज में भी आ रहे हैं। जेके सीमेंट और साथ ही दालमिया भारत, यहाँ पर है आपका फोकस। सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी नहीं है दीपांशु, तो अनिल जी की कमी है तो स्टॉक और एक देना पड़ेगा। तो पिक ऑफ द सीरीज में 2 लेके आया हूं, एक के बजाय 2। और पहला पिक ऑफ द सीरीज होगा इंफ्रा स्टॉक का दिग्गज एल&टी पे खरीदारी की जाए। लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। Q3 के नतीजे दमदार रहे। आप देखें तो 3.86 लाख करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक और भी जोरों से ऑर्डर बुक बढ़ते दिख रहा है। मैनेजमेंट की गाइडेंस जो है 15% आय, 15% ऑर्डर बुक की ग्रोथ। तो 2287 2287 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द सीरीज एल&टी जैसे प्रॉमिस किया। दूसरा स्टॉक रहेगा पिक ऑफ द सीरीज में रैमको सीमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। पिछले महीने के लल के बाद ये महीना हो सकता है सीमेंट का। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको सीरीज का रखना है 790 का
और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं तो 838 का भी हो सकता है। सदर्न बेस्ड सीमेंट कंपनी है, 21 मिलियन टन की कैपेसिटी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगह प्रेजेंट है। बट साउथ सबसे बड़ा दमखम रखता है इनके वॉल्यूम्स में, और वॉल्यूम 18% से ग्रो हो रहे हैं, वॉल्यूम्स डबल डिजिट ग्रो हो सकते हैं आने वाले साल में। रैमको सीमेंट और एलएनटी दो है पिक ऑफ द सीरीज। तो क्लियर थीम सीमेंट बन रही है अप्रैल सीरीज के लिए, यहाँ पर तो सभी एक्सपर्ट्स का भरोसा है, बट साथ ही एलएनटी इस पर भी रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, इतने सारे डिफेंस ऑर्डर्स आए हैं, ट्रैक करना ही मुश्किल हो गया सर। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। बाकी डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। आपकी क्या पिक होगी इस समय? फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो कौन सा डिफेंस स्टॉक चूज करना चाहिए? देखिए दीप, पूरा डायनेमिक सेक्टर हो गया है अब डिफेंस, और जैसे आप कह रहे हैं ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑर्डर फ्लोज आने वाले 2 सालों में बम्पर आएंगे ये पूरे ही स्पेस के लिए। तो डेफिनेटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि अगर डिफेंस में फायदा मिलता है तो सबसे बड़ा अगर प्रोड्यूसर हो तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीईएल। तो ये सबसे टॉप पिक रहेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए डेटा पैटर्न्स है, जैसे आपने कहा कोचिन शिपयार्ड, ये सारी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन इन्फ्लुएंस हो सकती है ये ऑर्डर बुक से, इनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा ही स्पेस बहुत बजिंग रहेगा। साथ ही साथ मैं बार बार जो रिपीट करता हूं वो फिर से करूंगा, डिफेंस स्पेस आज एक छोटा सा तबका या छोटा सा सेक्टर दिखता है, आने वाले 5 सालों में ये वन ऑफ द इन्फ्लुएंशिंग सेक्टर हो जाएगा बाजार में। ओके, तो आज से बढ़ना जो ये शुरू करेगा आने वाले कुछ सालों में, डिफेंस सेक्टर है वो और बड़ा विशालकाय रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, निवेशकों के लिए भी एक बड़ा इंडिकेशन है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। लेकिन फोकस तो आज हम उस स्पेस पर भी, उस सेक्टर पर या स्टॉक पर भी करेंगे जिससे आज हमारे शो की शुरुआत हुई है, वो है एफएमसीजी स्पेस के दिग्गज HUL। खबरें भी आई हैं कि कीमतें घटाई हैं इन्होंने और वजन भी बढ़ा दिया डिटर्जेंट और डिशवॉश स्पेस का। सचिन जी, पहले चार्ट्स पर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। HUL, व्हाट इज इट पॉइज्ड फॉर? अब चार्ट्स पे कैसे इंडिकेशंस दिख रहे हैं? इनफैक्ट पिछले हफ्ते में जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस था, लगभग एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव मिली थी, एंड वापस इस हफ्ते में एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो क्लियरली आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने अच्छी तरह काट दिया है, 2520-22 के आसपास ये पर्टिकुलर एवरेज प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से क्लोजिंग भी एस्टैब्लिश हुई है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे ये मोमेंटम थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। और जिस तरीके से मार्केट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा गैप अप नजर आ सकता है। तो 2580 के आसपास मुझे लग रहा है आज का स्विंग बनना चाहिए। बट 2600 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा निगोशिएट करने के लिए, बिकॉज अभी भी वीकली चार्ट्स पे काफी बड़ी डाउन ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एग्जिबिट की थी। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे आज के लिए 2580 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, एंड 2600 के आसपास होगा एक फर्म रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो चार्ट्स पे तो कुछ स्ट्रेंथ के इंडिकेशन है, लेकिन 2600 उस मार्क पर हमारी नजर रहने वाली है। उसे पार होने पर एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन फंडामेंटली ना सिर्फ HUL, ये जो पूरा एफएमसीजी का स्पेस है, इससे रिलेटेड सिडानी जी मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। फंडामेंटली ये पूरा स्पेस एंड ऑफ कोर्स HUL कैसा दिख रहा है? देखिए HUL के वॉल्यूम्स बहुत क्वार्टर से मिस हो रहे हैं। पिछले क्वार्टर के अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन के बराबर थे, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं थे। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा गिरता है और कंजम्पशन थोड़ा सा इंप्रूव होता है, रूरल इंडिया में बारिश वगैरह बेहतर होती है, तो मैं मानता हूं कि HUL के वॉल्यूम्स बेहतर होंगे। साथ ही साथ पूरे ही एफएमसीजी समूह के वॉल्यूम्स बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो HUL तो डेफिनेटली हमारी पॉजिटिव राय है, यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। बट ये एक सेफ हार्बर की तरह है कि मैं आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में कोई डिफेंसिव अच्छा बेहतरीन स्टॉक रखना है तो वो HUL है। साथ ही साथ ये पूरे ही समूह में टाटा कंज्यूमर भी हमारी एक टॉप पिक रहती है, क्योंकि ये यूनिक एफएमसीजी प्ले है। अगर आपने सुना ना हो तो स्पाइसेस में ब्रांड कहाँ मिलती है तो वो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स रखती है, और प्रोडक्ट प्रोफाइल भी एक्सपैंड हो रहा है। तो टाटा कंज्यूमर हमारी टॉप पिक, साथ ही साथ HUL भी हमारी टॉप पिक है एफएमसीजी समूह में। तो टाटा कंज्यूमर HUL दोनों पर रखिए नजर। श्रीराम प्रॉपर्टीज पर भी रखिए नजर, बड़े सौदे इस पर होते दिख रहे हैं। 14.25%, 14.3% इक्विटी का सौदा आपको श्रीराम प्रॉपर्टीज में होते हुए दिखा है। ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है। तो काफी बड़े सौदे हुए हैं। प्री ओपन में करीब 2.5 करोड़ शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिखे हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज। ये इंटरेस्टिंग काउंटर रहेगा ट्रैक करने के लिए। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट्स भी देख लें। अब ऑफ कोर्स खुलने के बाद ज्यादा एक्शन होगा, ये पता नहीं पार्ट ऑफ प्री डिसाइडेड अग्रीमेंट है या कुछ और हुआ है, वो हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की।
बट 14.25% इक्विटी का सौदा हुआ है श्रीराम प्रॉपर्टीज में सर। दीपांशु देखिए, स्टॉक के अंदर तो गिरावट है, स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिला है और पिछले 3-4 महीनों के अंदर स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है। अब ये चार्ट्स पे थोड़ा ओवरसोल्ड लेवल से पुल बैक बाउंस बैक के संकेत भी दे रहा है और मेरे को लग रहा है कि इस पुल बैक बाउंस बैक में स्टॉक एक बार ऊपर में 60 रुपए से 62 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। इस पुल बैक बाउंस बैक को ऊपर सस्टेन करता है तब इसके बाद एक फ्रेश मूव बनेगा, नहीं तो एक बार पुल बैक बाउंस बैक इसको मान के चले और 5 से 10% का मूव पुल बैक बाउंस बैक में श्रीराम प्रॉपर्टीज में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, बड़े सौदे हुए हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज में, थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा स्टॉक पर क्या रिएक्शन आने वाला है। इस काउंटर पर नजर